हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स का करेंगे। वनस्पतिक रेशों के अंदर हम करेंगे आज कपास या कॉटन। कॉटन जो कि आपको पौधों से प्राप्त होता है, एक वेजिटेटिव फाइबर है, जिससे जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो है कपड़े जो है उनका निर्माण होता है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इस सब्जेक्ट पे पढ़ा था कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी भी रेशे के अंदर जिससे कि उसमें कपड़ा जो है वो बनाया जा सके। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करेंगे कॉटन की कि ये किस तरीके से इसको कल्टीवेट किया जाता है और किस तरीके से जो है बेसिकली इसके क्या गुण होते हैं जिनकी वजह से कॉटन से जो है सबसे अच्छी प्रकार का जो कपड़ा है, जो सबसे कंफर्टेबल कपड़ा जो तैयार होता है वो आपका कॉटन के फाइबर से ही तैयार होता है। तो पिक्चर में आप देख रहे होंगे एक कॉटन पॉड आपको दिखाई दे रहा है। पौधे से ये कॉटन जो है आपको प्राप्त होता है। कॉटन के कल्टीवेशन के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल चाहिए या कटिबंधीय, यानी कि इसमें नमी भी होनी चाहिए और टेम्परेचर्स भी हाई जो है वो होनी चाहिए। तो इस प्रकार का इसके लिए जलवायु की आवश्यकता होती है इसका कल्टीवेशन करने के लिए या इसकी खेती करने के लिए। मिट्टी जो है वो प्रेफरेबली काली मिट्टी जो है वो कॉटन के पौधे के लिए या अच्छी रहती है कपास की खेती के लिए। बारिश की अगर हम बात करें तो 30 से 38 सेंटीमीटर जो है बारिश जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। और कॉटन का पौधा जो है वो एक एनुअल पौधा होता है, यानी कि जो है इसके लिए 200 दिन का करीब समय जो है वो चाहिए होता है। इस पिक्चर में आप देखेंगे कॉटन के पौधे को आप देखेंगे या सूती या कपास के पौधे को देखेंगे तो ये एक श्रब की जैसा होता है, ये झाड़ी नुमा जो है इसका पौधा होता है, जो कि जिसमें कि सफ़ेद और जामुनी रंग के जो हैं फूल आते हैं। और ये फर्स्ट पिक्चर में आप एक हरा पौधा देखेंगे जिसमें जो कोए हैं या पॉड्स हैं कपास के वो अभी पके नहीं हैं। तो पकने के बाद आप सेकंड पिक्चर में अगर देखेंगे तो एक जो कोआ है वो अभी हरा है या पॉड जो है वो ग्रीन है और दूसरा जो है वो परिपक्व होने के बाद में वो फट चुका है। ये कॉटन के पौधे का या कपास के पौधे का फ्रूट होता है, जिसके अंदर की ये जो सूती रेशे जो आपको प्राप्त होते हैं या जो कपास है इसके बीच में जो है बिनोला जिसे हम बोलते हैं या कपास का बीज जो है वो पाया जाता है। तो जब ये परिपक्व हो जाता है तो अब ये कोआ जो है ये खुल जाता है या फूट जाता है, जैसा कि आप तीसरी पिक्चर में आप देखेंगे। अगर हम इसको देखें तो इस पिक्चर के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर ये जो कपास का जो ये कोआ है ये फूट गया है, परिपक्व हो गया है। तो इस तरीके से आप इसमें जो है वो कॉटन का जो है वो पौधा जो है वो रेडी हो जाता है। कोया फूटने के बाद में हम इसको जो है हाथ से इसकी चुनाई हो जाती है या मशीन से भी होती है और फिर जो है इससे बिनोला अलग करके और रेशे अलग करके उसका इस्तेमाल किया जाता है कपड़ा बनाने के अंदर। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, ये तो हमने खेती की बात की कि किस प्रकार की जलवायु और मिट्टी या बारिश किस प्रकार की कपास के पौधे के लिए आवश्यक होती है। जब ये कोए तैयार हो जाते हैं, जब ये परिपक्व हो जाते हैं, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, तो ये सफ़ेद रुई जैसा आपको जो है कोए खुल जाते हैं तो सफ़ेद रुई आपको नज़र आने लग जाती है। इस पॉड्स का जो है इनका जो है कलेक्शन किया जाता है, इनको एकत्रित किया जाता है। तो ये एकत्रित जो है हाथ से भी किया जाता है और आजकल जो है इस प्रकार की मशीन्स भी आती हैं जो हार्वेस्टिंग करती हैं या जो कपास के जो कोए होते हैं या पॉड्स होते हैं उनको एकत्रित करते हैं। तो ये इसके बाद जब कोए एकत्रित हो जाते हैं तो इसमें से बीज को अलग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कपास ये एक तरह का कपास के पौधे का फल होता है जिसके अंदर की इस कोए के अंदर जो है कपास के बीज होते हैं और इन बीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ जो है कपास के रेशे लगे रहते हैं, जिन रेशों को हम कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कपास के बीज होते हैं इन रेशों के बीच में, जिसे बिनोला बोलते हैं आम भाषा में, तो
तो उनको जो है हमें अलग करना होता है। ये अलग किस प्रकार से किया जाता है, इसको हाथ से भी जो है हम अलग कर लेते हैं। हैंड जिन या हाथ ओटनी होती है, उससे भी इसको जो है अलग किया जाता है। एक होता है रॉड एंड प्लैंक मेथड या छड़ और ओटनी विधि होती है, और एक जिनिंग मशीन्स भी आती हैं। तो नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं, जैसे कि आप देखेंगे इस पिक्चर के अंदर, इसमें जो है हाथ से किया जा रहा है, बिनोले को अलग किया जा रहा है। ये कपास का बीज है, इसको अलग कर दिया जा रहा है। ये रॉड एंड प्लैंक मेथड है दूसरा वाला, जो अगर आप इसको देखेंगे तो ये इसको एक प्लैंक के ऊपर डालकर और बेलन के जैसा होता है, जिसको कि हाथ से दबाया जाता है, तो इससे बीज जो है वो अलग हो जाता है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि मशीन से भी, जिनिंग मशीन्स भी आती हैं जिनसे कि ये बिनोला जो है वो अलग किया जाता है। जिनिंग मशीन्स में बेसिकली ये बहुत बड़ी जो मशीनें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज के अंदर ये लगी रहती हैं, जहां पर इनमें बड़े रोलर्स होते हैं, जिनमें से एक रोलर स्मूथ होता है और दूसरे रोलर या एक कन्वेयर बेल्ट होती है, और उसके ऊपर एक रोलर चल रहा होता है जिसके अंदर जॉज होते हैं या दांते होते हैं। ये दांते जब कन्वेयर बेल्ट पे जो ये कॉटन है इसको डाल दिया जाता है, तो ये दांते वाला रोलर जब उस पर से घूमता है तो उसके अंदर जो है रेशे उसके अंदर फंस जाते हैं और बीज जो है वो अलग हो जाते हैं। तो ये मशीन के द्वारा भी जो है ओटना या जिनिंग जो है वो की जाती है। अब इसके बाद जब जिनिंग कर लेते हैं हम, बीज को या बिनोले को कपास से अलग कर लेते हैं, कपास के रेशे से, उसके बाद इस कपास की या इन रेशों की जो है गांठें बनाई जाती हैं। ये गांठें जो है ये टाट के अंदर या दूसरे मटेरियल्स के अंदर इनको बोरी जैसा जो मटेरियल होता है उसके अंदर इनको बांध कर जो है करीब 500 पाउंड की एक जो है गांठ होती है वो तैयार की जाती है, जिससे आगे इसको जो है कपड़ा बनाने के लिए इसकी और प्रोसेसिंग हो सके और इसको इंडस्ट्रीज में भेजा जा सके। तो ये जो गांठें बनाना, या इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बेलिंग, तो बेलिंग जो है वो कैसे की जाती है, मशीन के द्वारा भी की जाती है और हाथों के द्वारा भी जो है इसकी बेलिंग या गांठें जो है वो बनाई जाती हैं। और इसका वजन जैसा कि मैंने बताया 500 पाउंड के करीब होता है। ये इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये बेलिंग मशीन है, जिससे कि जो है आपका ये इस तरीके से जो है ये आपकी गांठें तैयार हो जाती हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसके अंदर जब आप रेशे को डालते हैं, बिनौले से अलग किए हुए रेशे को डालते हैं, तो वो इसको पूरी इसकी पैकेजिंग कर देती है और इसको एक गांठ की फॉर्म में तैयार कर देती है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो ये मशीन के द्वारा बेलिंग करना दिखाया गया है इसके अंदर। इसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है जो है कॉटन के कपड़े का बनाने का जो है वो है ओपनिंग ऑफ बेल्स एंड ब्लेंडिंग। जो भी बेल्स है या गांठें हैं उनमें जो रेशा होता है ये अलग अलग प्रकार का रेशा होता है या अलग अलग जगहों से आया होता है। तो इन सब गांठों को खोलकर, है ना, इनको जो है मिलाया जाता है। इसके लिए 3 प्रकार की मशीनें जो हैं वो काम में ली जाती हैं, वो है ब्रेकर, इंटरमीडिएट और फिनिशर। ठीक है, ये 3 प्रकार की मशीनें जो हैं इसको जो रेशे हैं उनको मिलाने का काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर जो है 1 इंच मोटी जो है और 40 इंच ब्रॉड या चौड़ी, और इसका वेट होता है करीब 40 पाउंड के करीब। इस तरीके की शीट्स जो हैं वो तैयार कर ली जाती हैं इस रुई से। इसके बाद की अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर, वो रहता है कार्डिंग या धुनाई करना। कार्डिंग या धुनाई करना जो है ये भी हाथ से भी किया जा सकता है, जैसे कि पुराने समय में हाथ से कार्डिंग की जाती थी। आज के समय में भी अगर आप देखें कि रजाई गद्दे जो भरने वाले लोग हैं या तो वो लोग हाथ से या डंडे से, और उनके पास में और दूसरे औजार होते हैं, उनसे जो है वो कार्डिंग या इसकी धुनाई करते हैं। धुनाई करने से रेशे जो है वो खुल जाते हैं और जो है इनमें से जो गंदगी है वो निकलकर अलग हो जाती है। तो ये जो कार्डिंग है ये हाथ से की जाती है। मशीन्स के अंदर अगर हम बात करें
तो कार्डिंग के लिए जो है रोलर्स होते हैं जिसके अंदर हुक्स होते हैं, जो कि इस फाइबर को या रेशे को सीधा कर देते हैं, स्ट्रेट कर देते हैं। और फिर ये जो रेशे होते हैं इनको फनल या कीप की आकृति का जो है एक मशीन होती है, उसके अंदर से इन रेशों को निकाला जाता है। तो कीप के नीचे से जब ये रेशे निकलते हैं तो ये स्लाइवर की फॉर्म में होते हैं, जिसे कार्ड स्लाइवर हम बोलते हैं। कार्ड स्लाइवर बेसिकली कॉटन के उसका एक रोल जैसा आप कह सकते हैं, जिसके अंदर की बट नहीं होते या ट्विस्ट नहीं होते हैं। ये आप देखेंगे कार्डिंग की जा रही है या धुनाई की जा रही है, इसके अंदर ये हाथ से धुनाई कर रहे हैं जिससे कि रेशों को खोल दिया जाए और उनके जो है गंदगी वगैरह सब अलग कर दी जाती है। और इसके राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये आपकी कार्डिंग मशीन है। कार्डिंग मशीन के अंदर आप देखेंगे दांते वाले रोलर्स होते हैं। कन्वेयर बेल्ट पे नीचे जो है रेशे को डाल दिया जाता है या कपास को डाल दिया जाता है। जब ये रोलर्स जो है इसके ऊपर से घूमते हैं तो इसके अंदर रेशे सीधे होकर इसके रोलर्स के ऊपर लिपटते रहते हैं और उससे एक शीट जैसा तैयार हो जाता है। अब हम बात करें जो अगला स्टेप होता है इसका, वो होता है कंघी करना। हालांकि कार्डिंग से काफी हद तक जो रेशे हैं उनको हम सीधा कर देते हैं, लेकिन फिर भी कंघी करने से क्या होता है कि हम जो इन रेशों में उपस्थित जो छोटे रेशे होते हैं उनको हम बड़े रेशों से अलग कर देते हैं। ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्यों अलग किया जाता है छोटे रेशों को। और इसके बाद जो फाइबर है वो स्मूथ हो जाता है, चिकना, या इसको सीधा जो है कर लिया जाता है। जो छोटे रेशे होते हैं उससे लो क्वालिटी का कपड़ा बनता है या फिर इसको पेपर बनाने के काम में भी लिया जाता है। तो इसलिए जो है आप कॉम्बिंग करते हैं या कंघी करना जो है वो इसीलिए किया जाता है कि हम छोटे रेशों को अलग कर सकें, जिससे अच्छी क्वालिटी के रेशे को हम दूसरे रेशों से अलग करके उनसे उच्च क्वालिटी का या उच्च स्तर का जो कपड़ा है उसको बना सकें। ये आप देखेंगे मशीन के अंदर जो है कॉम्बिंग की जा रही है ना। इसमें भी सेम तरीके के रोलर्स होते हैं जिसमें जॉज होते हैं या स्पाइक्स होते हैं या दांते लगे होते हैं, जो कि इसको स्ट्रेटन करते हैं फाइबर को। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्लाइवरिंग या पूनी बनाना। ठीक है, पूनी बनाना, या जैसे आप पूनी कैसी अगर हम बात करें तो जैसे आपकी धागों की जो गिट्टी आती है उसको वो करीब करीब पूनी जैसी होती है, या एक स्पूल उसका जो है वो तैयार करना। तो स्लाइवरिंग या पूनी बनाना इस बेसिकली क्या है, इसमें जो है हम लोग रेशों को हल्का ट्विस्ट देकर जो है इसमें पतले स्लाइवर्स जो है इसके बना लेते हैं, जो कि 6 से 7 इंच के रहते हैं। कॉर्ड और कॉम्ड स्लाइवर्स जो है वो मशीन के द्वारा जो है इनको पास किया जाता है, जिससे कि जो रेशे हैं वो थोड़ा बहुत आपस में सट जाते हैं या चिपक जाते हैं और इनको जो है रोलिंग फ्रेम पर डाला जाता है। ठीक है, कहने का मतलब जो रेशे हैं उनको मशीन के द्वारा निकाला जाता है मशीन के बीच में से, जिससे रेशों पर दबाव आता है तो ये रेशे आपस में चिपक जाते हैं और जो फाइबर्स हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। और इनको फिर ये जो जैसे कि आप दिवाली पे दिए के लिए जो बत्ती बनाते हैं हाथ से इस तरीके से करके, ये करीब करीब स्लाइवर्स के अंदर जो तैयार होता है वो इसी प्रकार की आकृति लिए हुए होता है। और इनको रोलिंग फ्रेम पर डाल देते हैं तो इसमें हल्का हल्का बट आ जाता है। जैसे आप हाथ से बट देकर बत्ती बनाते हैं तो उतना करीब इसके अंदर आ जाता है। ये इसमें स्पिन होता है लेकिन इतना नहीं होता कि इसमें बहुत अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये जो स्लाइवर्स होते हैं या पूनियां जो होती हैं इनके अंदर जो है तनाव सामर्थ्य की कमी होती है, या ये इनमें लो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है कि जब आप किसी रेशे को खींचते हैं, या आप जैसे हमने उसी बात की कि दिए के लिए जो आप बाती बनाते हैं, अगर आप इसको हाथ से थोड़ा सा भी प्रेशर देकर खींचेंगे तो ये बीच में से टूट जाएगी। वेरएज अगर आप एक धागा लेंगे है ना, तो उस धागे को ऐसे तोड़ेंगे तो उसको तोड़ने में आपको ज्यादा स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्योंकि उस धागे में बहुत ज्यादा स्पिन होते हैं
तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ या तनाव सामर्थ्य अधिक होता है, वो टूटता नहीं है। वेयरएज जो बाती है आपकी, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ की कमी है या तनाव सामर्थ्य की कमी है, इसलिए आप हाथ से करते हैं तो वो बाती जो है आपकी वो टूट जाती है। ये आप देखेंगे इसके अंदर जो है मशीन से स्लाइवर्स तैयार किए जा रहे हैं। ये आप इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये देखिएगा, एक सेकेंड। ये जिस तरीके से ऐसे ड्रम्स हैं उसके अंदर से ये स्लाइवर्स जो है इसके अंदर जा रहे हैं, है ना। इसमें हल्का सा रोल देते हैं, ये घूमते रहते हैं, जिससे इसमें हल्का सा ट्विस्ट जो है वो आ जाता है और इस तरीके से स्लाइवर्स जो है वो रेडी हो जाते हैं मशीन के द्वारा। अब हम बात करें स्पिनिंग की या कताई की। ठीक है, स्पिनिंग क्या है? स्पिनिंग वो लास्ट आपका इम्पॉर्टेंट चरण है जिससे, या कताई करना एक इम्पॉर्टेंट चरण है जिससे हम रेशे से धागा बना सकते हैं। स्पिनिंग जो है स्पिनिंग मशीन्स के द्वारा जो है वो की जाती है। हाथ से भी की जाती थी पुराने समय के अंदर, लेकिन आजकल जो है मशीन से की जाती है। स्पिनिंग के द्वारा जो है बहुत अच्छी तरीके से जो फाइबर्स हैं उनको आपस में सटाकर उनके ऊपर जो है वो बट दिए जाते हैं। तो स्पिनिंग से जो तैयार होता है, जो कि अभी हमने बात की कि यान या धागा, तो वो धागे का आप देखेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या तनाव सामर्थ्य जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। मशीन के द्वारा भी की जाती है आपकी कताई। तो मशीन के द्वारा करने के लिए स्पिनिंग फ्रेम्स होते हैं, उसके अंदर ये स्कीन्स जो है या जो आपके स्लाइवर्स हैं इनको फिक्स कर दिया जाता है। ये रोलर्स के बीच में से निकलते हैं जिसके अंदर की इनको ट्विस्ट दे दिया जाता है या इन पे बट दे दिया जाता है। और उसके बाद जो है इन जो यान तैयार होता है या जो धागा तैयार होता है, इसके बॉबिन्स, स्पूल्स और स्कीन्स जो है वो तैयार कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या होते हैं। ये आप स्पिनिंग देख रहे हैं मशीन के द्वारा, ये स्पिनिंग की जा रही है इसके अंदर, जिसमें कि ये आपके स्लाइवर्स जो हैं वो लगे हुए हैं और स्पिनिंग मशीन में हर स्लाइवर को अटैच कर दिया जाता है। एक सेकेंड आपको मार्क करके दिखाते हैं। ये इस तरीके से ये आपके स्लाइवर्स हैं और इनको जो है इस तरीके से जो अटैच कर दिया जाता है जिससे कि इसको जो है स्पिन कर सकें, इसको बट दे सकें, जिससे एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का यान जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। ये आपके हैं बॉबिन्स, स्कीन्स और स्पूल्स। स्कीन्स हम बोलते हैं लच्छी को, या जिस तरीके से आपकी ऊन की लच्छी आती है, ये स्कीन्स है, ये बॉबिन्स हैं, है ना, स्पूल्स, बॉबिन्स। तो इस तरीके से जो है जो यान तैयार होता है उसके ये अलग अलग आकृति के जो है उससे लपेट लिया जाता है उसको। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जब यान आपका फाइबर, सबसे पहले हमने रेशे की बात की, रेशे को स्पिन करके आपने जो है उससे यान बनाया या धागे का निर्माण किया। धागे का निर्माण करने के बाद जो है वीविंग की जाती है या बुनाई की जाती है। बुनाई जो है हार्नेस से की जाती है, मशीन के द्वारा भी होती है और हैंड वीविंग भी होती है, या हाथ से जो करघा होता है उसके ऊपर जो है आपकी वीविंग जो है वो की जाती है। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो ये महिला जो है वो वीविंग कर रही है या एक हार्नेस के ऊपर कपड़े का निर्माण कर रही है। जब कपड़ा बनकर तैयार हो जाता है, सूती वस्त्र जब तैयार हो जाता है, तो ये सूती वस्त्र जो है ये पीलापन लिए हुए होता है, क्योंकि जो सूती रेशा है वो आपका नेचुरली जो है वो पीले रंग का होता है या मटमैला होता है। इसके अलावा स्पिनिंग और जो इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं उससे ये काफी गंदा या मैला हो जाता है। तो इस कपड़ा बनने के बाद में इसको जो है एक फिनिशिंग की बहुत आवश्यकता होती है जिससे ये अपीलिंग हो सके। तो फिनिशिंग जो है अलग अलग प्रकार की फिनिशिंग होती है, जिस तरीके की आवश्यकता है या जिस तरीके का इस्तेमाल कपड़े का किया जाना है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी परिसज्जा या फिनिशिंग जो है वो की जाती है। तो फिनिशिंग में जब से हम बात करें तो ब्लीचिंग होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कपड़ा होता है सूती वस्त्र, रॉ सूती वस्त्र या कच्चा कपड़ा जो होता है वो पीलापन लिए हुए होता है, तो उसको ब्लीच किया जाता है।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ऐसी जो ब्लीचेस हैं उनका इस्तेमाल करके, जिससे कि कपड़े को जो है सफ़ेद बना दिया जाता है। अगर आप देखें तो कच्चा कपड़ा जो है मार्केट में कई बार अवेलेबल होता है, काफ़ी सस्ता रहता है, जिसको आप पीलापन लिए हुए सूती, जिसको आप लाकर धोकर जो है ब्लूइंग करते हैं या उसको नील चढ़ाते हैं और फिर उसको सफ़ेद बनाते हैं। दूसरा है साइजिंग। साइजिंग जो होता है बेसिकली हमने बात की कि सूती जो रेशा होता है, कपास का जो रेशा होता है, ये नेचुरली अपने अंदर कन्वोल्यूशंस लिए हुए होता है या इसके अंदर एक नेचुरल ट्विस्ट होते हैं जिससे, और सूती रेशा जो है वो लंबाई में भी छोटा होता है, इसकी लेंथ भी कम होती है, इसलिए जो इससे जो कपड़ा बनकर तैयार होता है वो कपड़ा थोड़ा रफ टेक्सचर्ड होता है। अगर सूती वस्त्र को आप अपनी आंखों के सामने लेकर आए और उसको रोशनी में देखेंगे तो आपको उसके ऊपर से छोटे छोटे रेशे जो हैं वो नजर आएंगे। तो ये जो रेशे हैं ये कपड़े को एक रफ टेक्सचर देते हैं या कपड़े को खुरदरा जो है वो बना देते हैं। साइजिंग जो है वो अच्छे क्वालिटी का, इसमें जो है इन रेशों को जो है काट दिया जाता है या इनको रिमूव कर दिया जाता है, जिससे जो सूती वस्त्र है उसको हम स्मूदन कर सके या उसको मुलायम जो है या स्मूथ उसको बना सकें। इसके बाद हम बात करें तो जो नेक्स्ट फिनिश है वो है मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग क्या है? मर्सराइजिंग के अंदर जो है गर्म रोलर्स के बीच में से इन कपड़ों को, सूती वस्त्रों को जो है वो निकाला जाता है, जिससे ये कपड़ों में इतनी हीट और इसमें मॉइस्चर भी देते हैं, भाप भी इसके अंदर छोड़ी जाती है, जिससे कि इतनी हाई टेम्परेचर से जो कपड़ा है उसके अंदर एक अलग सी चमक जो है वो आ जाती है। रेशे जो हैं वो बिल्कुल चिपक जाते हैं, जो उभरे हुए रेशे होते हैं, और सूती वस्त्र में नेचुरली जो है शाइन या लश्चर की कमी होती है। जैसे कि सिल्क के अंदर अगर हम देखें तो उसमें एक चमक होती है जो कि सूती वस्त्र में नहीं पाई जाती, लेकिन जो मर्सराइज्ड कॉटन होती है उसके अंदर इस प्रक्रिया के बाद में जो है सूती वस्त्र में भी हम चमक का जो गुण है उसको डाल सकते हैं। तो अगर आप देखें मार्केट में जाएं तो बहुत सारे सूती वस्त्रों पर लिखा होता है मर्सराइज्ड कॉटन। तो वो जो सूती वस्त्र है उसको आपको आप देखेंगे तो वो उसमें ना तो उभरे हुए रेशे आपको नजर आते हैं, उसमें एक नेचुरल चमक जो है वो आपको दिखाई देगी। इसके बाद है वॉश एंड वेयर। सूती वस्त्र जो होते हैं या सूती या कपास का जो रेशा होता है बेसिकली इसके अंदर जो है इलास्टिसिटी और रेजिलेंसी की कमी होती है, यानी प्रत्यास्था के गुण की कमी होती है। प्रत्यास्था के गुण की कमी की वजह से अगर आप देखें सूती वस्त्र को आप एक बार पहनेंगे तो वो उसको आप दोबारा बिना प्रेस किए हुए, बिना आयरन किए हुए आप उसको नहीं पहन सकते, क्योंकि उसमें एक बार जो सल पड़ जाता है उसको आप ताप के द्वारा ही उसको रिमूव कर सकते हैं। तो सूती वस्त्र की ये एक कमी रहती है। तो इस वजह से जो है सूती वस्त्रों को वॉश एंड वेयर बनाने के लिए इस तरीके की फिनिशिंग उसके ऊपर की जाती है, जिससे कि उसमें क्रीज ना पड़े या उसमें सिल्वर ना पड़े। तो ये भी एक प्रकार की फिनिश है। उसके अलावा ड्यूरेबल प्रेस, जो वस्त्र या गारमेंट्स जो तैयार होते हैं कपड़े से, तो उनके अंदर जो है सूती वस्त्रों के अंदर एक इस तरीके से हाई टेम्परेचर पर और मॉइस्चर में स्टीम देकर जो है एक ऐसी परमानेंट प्रेस कर दी जाती है जिससे कि वो क्रीज कभी भी गारमेंट में खराब नहीं होती है। उसके बाद है परमानेंट ग्लेजिंग। ग्लेजिंग भी जो है मर्सराइजिंग और साइजिंग की तरह से चमक बढ़ाने के लिए जो है वो की जाती है, जिससे कि कपड़े के अंदर एक ग्लेज या एक चमक जो है वो नजर आ जाती है। इसके अलावा जो मुख्य परिसज्जा हम देखेंगे, कोई भी कपड़ा जब बनकर तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर जो है डाइंग और प्रिंटिंग जो है उसको और आकर्षक बनाने के लिए की जाती है। तो सूती वस्त्र के ऊपर जो डाइंग और प्रिंटिंग जो है ये की जाती है, जिससे कि इसको और आकर्षक जो है इसको बनाया जा सके। तो ये जो डाइंग और प्रिंटिंग है ये डिस्चार्ज प्रिंटिंग या रेजिस्ट प्रिंटिंग, जैसे टाई एंड डाई है या बाटिक है, ये रेजिस्ट प्रिंटिंग में आता है। ब्लॉक प्रिंटिंग किया जाता है, स्क्रीन प्रिंटिंग किया जाता है, मशीन के द्वारा भी और हाथ के द्वारा भी। स्क्रीन प्रिंटिंग में ऐसे स्क्रीन्स होते हैं जिनको कि जो है कपड़े के ऊपर लगाकर उसके ऊपर रंग जो है वो डाला जाता है, जिससे कि उस पर जो भी प्रिंट हम चाहते हैं वो उसमें प्रिंट जो है उसके ऊपर आ जाता है।
ये आपको दिखाई देगा कि सूती वस्त्र जो है जब तैयार होता है नेचुरली वो इतना पीलापन लिए हुए होता है। इस चित्र में आप देखेंगे पीलापन लिए हुए जो वस्त्र है, या इसे हम कच्चा कपड़ा जो है बोलेंगे, जिसको बाद में ब्लीच किया जाता है और फिर इसको सफेद बना दिया जाता है। ये रंगाई रेशों को जो है, जो आपके यान या धागे तैयार होते हैं, उनको जो है अलग अलग रंगों में रंग लिया जाता है, जिससे कि उनसे अलग अलग रंगों में कपड़े का निर्माण किया जा सके। इसके अलावा ये है प्रिंटिंग। आपकी देखेंगे मशीन से इसके अंदर जो है प्रिंटिंग की जा रही है। इसके बाद है ये एम्बोस्ड प्रिंटिंग। एम्बोस्ड प्रिंटिंग क्या है कि प्रिंटिंग का एक प्रकार है जिसमें जो है डिजाइन को जो है उकेरा जाता है या उभारा जाता है, ऊपर उसके ऊपर प्लास्टिक पेंट या कुछ भी ऐसी चीज लगाकर, जिससे कि जो डिजाइन है वो उभरा हुआ प्रतीत होता है। तो ये है आपकी एम्बोस्ड प्रिंटिंग। इसके बाद ये इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये मर्सराइजिंग की जा रही है, जो कि हमने बताया था कि गरम स्मूथ स्टील के रोलर्स होते हैं जिसके अंदर जिसके अंदर से इनको गुजारा जाता है कपड़े को, और कपड़ा जो है वो चिकना जो है बनकर तैयार होता है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन या कपास की विशेषताएं। कपास के रेशे में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो सबसे पहला है, अगर हम देखें तो कपास का रेशा जो है वो सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, या जटिल कार्बोहाइड्रेट इसे हम कहेंगे। तो जो सेल्यूलोज है, इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो कई बार सूती वस्त्रों को भी कीड़े जो हैं वो काट जाते हैं, या इनके ऊपर बारिश के मौसम में या मानसून में फफूंदी लग जाती है या काले धब्बे पड़ जाते हैं। ये सेल्यूलोज, क्योंकि ये जो कीड़े मकोड़े हैं या जो फंगस है, ये सेल्यूलोज पे अटैक करती है। सामान्यतः अगर हम देखें तो कपास के रेशे की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो 0.5 से 0.25 सेंटीमीटर्स होती है। इसके अंदर यूनिट नहीं लिखी हुई है, तो आप नोट करिएगा, ये 0.5 से 2.5 सेंटीमीटर्स तक रहता है कपास का रेशा। कॉन्वोल्यूशंस, या जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसके अंदर जो है नेचुरली, या अगर हम देखें कपास के रेशे को माइक्रोस्कोप में देखें तो ये कर्ल लिए हुए होता है, या जैसे घुंघराले एक क्या कहेंगे ट्विस्ट लिए हुए होता है, या इसमें एक नेचुरल जो है कॉन्वोल्यूशंस पाए जाते हैं। कपास का रेशा नेचुरली पीले रंग का होता है। इसमें इलास्टिसिटी का अभाव रहता है। इलास्टिसिटी, जैसे मैंने बताया, इलास्टिसिटी का अभाव है, इसी वजह से इसके अंदर रिंकल्स आ जाते हैं, या कपास का जो कपड़ा कॉटन का जो कपड़ा होता है उसके अंदर रिंकल्स आ जाते हैं, जिसको कि रिमूव करने के लिए आपको आयरन करना पड़ता है। क्यों? अगर हम बात करें ऊन की, तो ऊन में बहुत अच्छी इलास्टिसिटी होती है, तो उसमें कभी भी रिंकल्स जो है वो नहीं पड़ते। अगर क्रश कर भी दें आप, उसको छोड़ेंगे तो वापस जो है रेशा अपना स्थान ले लेता है। इसी को इलास्टिसिटी का गुण बोलते हैं। उसके बाद है स्ट्रेंथ और टीनेसिटी, जो है वो काफी अच्छी होती है कॉटन के कपड़े में। इसीलिए हम देखेंगे कि जो अपहोल्स्ट्री है, चद्दर है, या इस तरीके के कपड़े हैं जो कि जहां पर की बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, तो हम कॉटन का कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। रेजिलियंसी, बेसिकली रेजिलियंसी जो होती है वो भी उसके अंदर, कॉटन के अंदर जो है उसका अभाव रहता है, क्योंकि कॉटन के अंदर इलास्टिसिटी नहीं है। इसके अंदर जो है आपकी एक अपने स्थान को वापस लेने की क्वालिटी जो है इसके अंदर नहीं पाई जाती। क्रीज रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर नहीं पाया जाता है कॉटन में, क्योंकि इसके अंदर रेजिलेंसी की कमी है, इसके अंदर इलास्टिसिटी की कमी है। इस वजह से क्रीज रेजिस्टेंस भी इसके अंदर नहीं पाया जाता। कहने का मतलब है कि कॉटन के कपड़े के अंदर सिलवट पड़ती है। प्रॉपर्टीज को आगे अगर हम देखें तो इसमें डायमेंशनल स्टेबिलिटी क्या होती है कि कपड़े को अगर खींचा जाए या उसको उस पर कपड़े पर पहनने पर, कई कपड़े आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर कि काफी खिंचाव रहता है कपड़े के अंदर। बहुत सारे रेशे ऐसे होते हैं जिनके अंदर डायमेंशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है। जैसे लिनन की अगर हम बात करें तो वो कई बार लिनन का जो कपड़ा है वो लटक जाता है एक जगह से,
तो कॉटन के कपड़े की अगर हम बात करें तो इसके अंदर डायमेंशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है ना। तो डायमेंशनल स्टेबिलिटी होने की वजह से इसका जो शेप है वो बरकरार रहती है। हीट कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें कॉटन की, तो ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के, इसीलिए गर्मियों के अंदर जो है कॉटन के कपड़े को प्रेफर किया जाता है। कहने का मतलब कि ये अपने अंदर से हीट को पास ऑन होने देते हैं, जिससे कि हीट जो है वो इनके अंदर ही नहीं समाहित रहती है। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ सनलाइट। सनलाइट का प्रभाव अगर हम देखें तो सनलाइट के उसके अंदर जब बार बार जो कपड़ा है वो आता है, तो अगर आप कॉटन के कपड़े को ज़्यादा धूप के अंदर रखते हैं तो वो धीरे धीरे एक पीलापन लेकर आ जाता है, उसमें पीलापन आ जाता है, इसलिए धूप का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन अगर हम बात करें, क्योंकि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है कॉटन के कपड़े की, तो जब आप फ्रिक्शन की बात करें या रगड़ की बात करें तो इसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रहती है। यही वजह है कि सूती वस्त्र को आपने देखा होगा कि आप लकड़ी से पीट कर भी धो लेते हैं, हार्श केमिकल्स उसको जमीन पे पटक के धो लेते हैं, बहुत अच्छे से रगड़ के आप उसमें धो लेते हैं, क्योंकि इसका फाइबर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ लिए हुए होता है। इसके बाद हम बात करें कंबस्टिबिलिटी, क्योंकि कंबस्टिबिलिटी या दहनशीलता, जो दहन है वो इसका या दहनशीलता कॉटन के कपड़े की होती है, वो कैसी होती है कि कॉटन का कपड़ा, कॉटन का रेशा या कपास का रेशा क्योंकि सेल्यूलोज का बना होता है, तो जब ये जलता है तो ये कागज की जैसे जलता है, क्योंकि सेल्यूलोज का बना हुआ है, और धधक के जलता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से जलकर ख़त्म हो जाता है, ये धीरे धीरे जलता है। तो इसकी कंबस्टिबिलिटी कंपैरेटिवली लो होती है, इसीलिए किचन में या आग के पास काम करने वाले लोगों को कॉटन के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। क्लेanलीनेस और वॉशेबिलिटी जो है उसकी अगर हम बात करें तो, क्योंकि हमने बात की कि कॉटन का जो कपड़ा है वो थोड़ा रफ टेक्सचर्ड होता है, क्योंकि उसके रेशे छोटे होते हैं, तो सरफेस जो है कॉटन का वो स्मूथ नहीं होता। तो इसकी वजह से इसको साफ करना या इसको धोना, जो गंदगी है वो इसमें अंदर तक पेनिट्रेट हो जाती है, अंदर तक चली जाती है, इसलिए इसको धोना थोड़ा कठिन होता है। अगर हम बात करें पॉलिस्टर की हो तो उसका स्मूथ टेक्सचर होता है, और एक कॉटन की एब्जॉर्बेंसी भी ज़्यादा होती है, यानी अगर कोई गंदगी है, कोई मॉइस्चर है, मॉइस्चर के साथ में मिट्टी है, तो वो क्योंकि एब्जॉर्बेंसी अच्छी है तो रेशे में अंदर तक जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है, जिसलिए कि कॉटन के रेशे को धोना और उसकी वॉशेबिलिटी बड़ी मुश्किल होती है या हार्ड होती है। अगर हम बात करें श्रिंकेज की, तो कॉटन के अंदर सबसे ज़्यादा श्रिंकेज जो है पाई जाती है, काफ़ी श्रिंकेज होती है, कि इसीलिए जब भी कोई गारमेंट कॉटन के कपड़े से तैयार किया जाता है तो उसको प्री वॉश किया जाता है या पहले से उसको धोया जाता है, क्योंकि कॉटन में श्रिंकेज पाई जाती है। प्रॉपर्टीज को अगर हम आगे देखें, इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स और फंगस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि ये सेल्यूलोज का बना